है कुछ अरमान है, कुछ ख्वाब है कुछ अरमान है, लो है जगी एक उम्मीद की, आओ कुछ कर दिखाए, सारी दुनिया पे छाए, पाले मंजिले झूले आसमां, हमें खुद पर यकीन, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी। आज़ाद रहकर जो परिंदा आवाज़ किया करता है, खुले आसमान में जो हर पल परवाज़ किया करता है, थकता है वो होता है उसी को दाना मयस्सर, वही शाम को चैन से आराम किया करता है। अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी। शुमाली हिंदुस्तान की पहली खातून ऑटो ड्राइवर सुनीता को जिंदगी में परेशानियों से दो चार होना क्या पड़ा, उन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद ही दूसरे परेशान लोगों के हल में लगा दिया। सुनीता को ऑटो चलाता देख कोई ये नहीं कह सकता कि एक खातून हो सकती हैं। अपनी जिंदगी में इतने धोखे खा चुकी सुनीता की जिंदगी में अब जाकर थोड़ा इत्मीनान आया है। सुनीता के पड़ोसियों से बात करने पर उनकी नेकदिली और गरीब लाचार मजबूरों के लिए उनका जज्बा बखूबी समझ में आता है। दाद देनी चाहूँगी मैम की हिम्मत को, उनके जज्बे को, कि वो मतलब उन्होंने ये काम चुना और इसके लिए उन्हें कई अवार्ड भी मिले हैं, बड़े बड़े अवार्ड मिले हैं, और हम लोगों को गर्व महसूस होता है उनकी इस लाइफ स्टाइल को देख के। और सभी लेडीज़ के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं सुनीता जी। जी महिलाओं के लिए भी पुरुषों के लिए भी जितनी भी इनसे हेल्प हो सके, मेरे साथ भी एक दो बार गए हैं। ये अपना काम छोड़ के दूसरे के लिए तैयार रहते हैं। काफ़ी जगह गए भी हैं, मेरे साथ भी मेरे काम से भी गए हैं, इनको साथ लेके गया हूँ। कभी मना नहीं करते, अपना काम छोड़ के बल्कि दूसरों के लिए तैयार रहते हैं, दूसरों की हेल्प के लिए तैयार रहते हैं। इतने सारे अवार्ड्स किसी इंसान की कामयाबी का एक ऐसा पैमाना हो सकता है जिसे हर इंसान हासिल करना चाहेगा। दिल्ली शहर में रहते हुए सुनीता को महज 15-16 साल ही हुए हैं, लेकिन उनकी कामयाबी बेमिसाल और बेशुमार है। एक ऐसी खातून जिनकी न कोई औलाद है और न ही कोई गार्जियन। सुनीता जब ऑटो चलाकर घर वापस आती हैं तो चैन की सांस लेती हैं, क्योंकि ये घर उन्होंने अपनी कमाई से बनाए हैं। अभी तो सुनीता किराए का ऑटो चलाती हैं, जिसके लिए उन्हें मालिक को 300 रुपए किराया देना पड़ता है, लेकिन अपना ऑटो भी उनके पास बहुत जल्द होगा, जिसके लिए उन्होंने अर्जी सरकार को दे रखी है और उन्हें यकीन है कि उनकी अर्जी जरूर कबूल होगी और उनके पास बहुत जल्द खुद का ऑटो होगा। वाकई सुनीता हमारे माशरे के लिए रोल मॉडल साबित हुई हैं। आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम में, जिसका नाम है ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम हर हफ्ते आपकी मुलाकात उन ख़वातीन से करवाते हैं जिनकी ज़िंदगी जद्दोजहद से भरपूर रही है, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से कामयाबी की एक नई इबारत लिखी है और अपनी खुद की दुनिया तामीर की है। वैसे तो ख़वातीन को सिन्फ़े नाजुक कहा गया है, लेकिन अगर वो दिल में कुछ ठान लेती हैं तो बड़े से बड़े तूफ़ान का डट कर मुकाबला करती हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसी ही खातून मौजूद हैं जिनकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा जद्दोजहद से भरी थी, लेकिन उन्होंने कभी भी खुद को बिखरने नहीं दिया। जी हाँ, खैर मकदम करते हैं शुमाली हिंदुस्तान की पहली खातून ऑटो ड्राइवर के साथ। तो आइए खैर मकदम करते हैं सुनीता चौधरी जी का। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। सुनीता जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक इंसान की ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत उसका जो पड़ाव होता है वो उसका बचपन होता है। अब बचपन की जो यादें होती हैं वो ताउम्र हमारे साथ रह जाती हैं, तो आपकी कुछ ऐसी यादें जो आप हमारे नाजरीन से शेयर करना चाहेंगी? पहले तो मैं यहाँ पर स्टूडियो में आने का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, आप सबको नमस्ते करना चाहती हूँ जी। और जो एक जीवन होता है और उस जीवन में बहुत सारे ख्वाब होते हैं इंसान के, जो खेलने खाने के दिन होते हैं जी,
वो हमारे जो है गांव देहात में रूढ़िवादी परिवार में जन्म हुआ जी। और वहाँ पर जो शिक्षा भी बहुत कम होती है और लड़कियों को थोड़ी उम्र में शादी भी कर देते थे जी। पहले। तो मेरा भी यही हुआ कि मेरा भी शादी कर दिया गया और शादी करने के बाद मैं जहाँ शादी हुआ तो वहाँ पर दहेज प्रथा की मांग की गई। अच्छा। उस डिमांड को जो है ना मेरे परिवार वाले पूरा नहीं कर पाए। तब फिर उन्होंने मतलब जो है ना जान से मारने का सोचा। तो मैं अभी दहेज प्रथा की शिकार हूँ और मैंने भी बहुत मुसीबत सही है, क्योंकि जब मम्मी पापा ने शादी कर दिया था तो सोचा था कि लड़की अच्छी तरह से रहेगी जी। और सुख से रहेगी, लेकिन वहाँ पर शादी के बाद जो है ना जिंदगी एक बर्बादी की तरफ गई। तो आपके भी कुछ ख्वाब रहे होंगे, कुछ मतलब ये सोचा होगा कि अब शादी हो रही है तो एक घर में जाऊंगी, वहाँ की जिम्मेदारियाँ उठाऊंगी और एक खुशहाल ज़िंदगी होगी, तो ऐसा कुछ आपको नहीं मिला? हर किसी लेडीज़ का एक सपना होता है, क्योंकि जो ससुराल का घर होता है वही उसका घर होता है जी। लेकिन मेरे को वो प्यार नहीं मिल पाया। सिर्फ मिला तो जान से मारने की धमकियाँ और वो किडनैपिंग मेरा जो दिल्ली से करके ले गए थे मारने के लिए कि आपके पिताजी ने जो ना दहेज कम दिया है। तो इसी तरह जो ना ऐसी हालत में जब घर वालों को बताती थी वो कहते थे कि जो भी है आप वहाँ से उस घर से मत आना और आप वहाँ से किसी से खबर भिजवा देना, अगर वो परेशान करेंगे तो मारेंगे पीटेंगे तो हम आ जाएंगे, और लेकिन उसी घर में रहना। अच्छा, ये एक हमारी समाज की सोच भी है कि अगर लड़की की शादी करती है, ज़्यादातर मतलब है ये आज भी एक सोच, हालांकि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सोच कायम है कि अगर शादी कर दी है तो अब वो सिर्फ ससुराल मतलब रहे, वही उसका घर है और कोई सपोर्ट अक्सर घर वाले मायके वाले नहीं करते हैं। तो ये चीज़ का भी आपको सामना करना पड़ा? जी हाँ, वो कहते हैं जिस घर में शादी करी है उसी घर से अर्थी निकलनी चाहिए। जी जी, ये एक सोच बनी हुई है हमारे समाज की। जी हाँ, समाज के अंदर जो सोच है ये पता नहीं कब बदलेगी। तो ऐसे ही वो यहाँ दिल्ली में रहते थे तो उन्होंने कहा कि आपके पिताजी ने कार नहीं दी है और अब हम कहीं से दूसरी शादी करेंगे और वहाँ से हमें दहेज भी मिलेगा और आपके पास इतना एजुकेशन भी नहीं है, कम एजुकेशन है और आप क्या करोगे, हम पे हमारे लायक आप नहीं है। तब वो यहाँ पर जो रहते थे किराए पर शादी होने के बाद, तो वो यहाँ से एक उन्होंने किराए की गाड़ी करी और मेरे को मारने के लिए हरियाणा में ले गए थे जंगलों में। अच्छा। जी हाँ, उन्होंने मुझे बहुत मारा था, इतना मारा था कि लगता था आज तो मेरा बच पाना मुश्किल है। तब मैं वहाँ से किसी तरह जो है ना उन्होंने मार के एक तरह से मेरे को छत पे डाल दिया। तो जब मेरे को होश आया तो मैं वहाँ से छत पे से छलांग लगा दी थी और वहाँ से रातों रात जंगल ही जंगल निकल भागी थी और मुझे खुद नहीं मालूम था कि मुझे जाना कहाँ है, रास्ता किधर है। जी। जिधर को रास्ता मिलता था मैं उसी तरफ भागती थी। फिर चोट बहुत ज़्यादा थी। तो मतलब उस वक्त जब आप वहाँ से भाग रही थी बचकर, तो कुछ तो दिमाग में एक चल रहा होगा कि अब क्या करूँगी, या फिर ब्लैंक थी आप बिल्कुल? उस टाइम तो सिर्फ ये दिखाई दे रहे थे कि जान कैसे बचे, जान कैसे बचे। तो ये जब आपकी शादी हुई तो आपके माँ बाप हैं, उन्होंने मतलब पहले से कुछ देखा नहीं कि हम किस घर में अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं? जब शादी करते हैं तो उस टाइम तो कहा कि कोई मांग नहीं है, कोई डिमांड नहीं है जी, हमें सिर्फ लड़की चाहिए। जब शादी हो जाती है तो उसके बाद फिर वो डोरी की डिमांड करते हैं। अच्छा, तो फिर आप वहाँ से जैसे बच के भागी तो फिर क्या ख्याल था आपके, क्या ख्यालात आपके दिलो दिमाग में थे उस वक्त? ख्याल तो क्या मैडम, जब वहाँ पर जब मैं भागी तो आसपास के लोग इकट्ठे हुए, वहाँ पे रात था, समय रात का था। तो उन्होंने पूछा कि हाँ क्या हुआ, आप कहाँ के रहने वाले हैं क्या? मैंने बताया तो फिर वे लोग वहाँ से इकट्ठे हो गए, थाने में गए। तो उन्होंने कहा यहाँ का केस नहीं है, जहाँ से लाए हैं जी, गाड़ी में डाल के
वहीं उसी थाने में जाइए। अच्छा। अच्छा, तो फिर चोट की वजह से चला नहीं जा रहा था, तो वहाँ पे उस गांव में 2-3 दिन लगे। जब थोड़ा सा चलने के लायक हुई, गर्म घाम में मैं भाग तो निकली थी, लेकिन बाद में चलने की हालत मेरी नहीं थी। तब यहाँ पर आई दिल्ली में, थाना मेहरौली में गई जी। और जाके उनको बताए सारे हालात। तो ये कहने लगे कि आप जो है ना, जहाँ पे आपको लेकर गए थे मारने के लिए, आप उसी थाने में जाइए। अच्छा। उन थाने वालों ने तो कहा कि यहाँ नहीं होगा, जी जी। जहाँ से आपको डाल के लाए वहाँ पर जी। जाइए। तो आप वहाँ मुकदमा अकेली दर्ज थी होगा। बिल्कुल बिल्कुल, या फिर आपने जहाँ आप नहीं, बता मैं रही कि बिल्कुल गाँव अकेली थी। बिल्कुल अकेली थी जब दिल्ली पहुंची? जी हाँ। अच्छा, तो ये सब हालातों का सामना आप अकेली कर रही थी? जी हाँ। जी। फिर ऐसे हालत में मैं अपने घर भी नहीं गई, क्योंकि घर वाले कहते थे कि जहाँ जिस घर में शादी करी उसी घर से अर्थी निकलना चाहिए। जी। तो मैंने सोचा मैं बिना वजह क्यों मरूं, क्यों मरूं मैं। एक उन लोगों ने मुझे मारने के लिए ले गए, और ये जो समाज की प्रथा है, ये तो कहेंगे कि हाँ ठीक है, आप ससुराल वालों ने मार दिया पीट दिया तो लड़की घर में रहे। और 2-3 साल में जब उनका इस तरह कोई हालत होगी तो फिर समझौता के लिए आएंगे। अच्छा। हाँ, जैसे गाँवों में पंचायत हो जाती। तो उस वक्त घर वाले भी आपके साथ नहीं थे जिस वक्त आप दिल्ली पहुंची हैं? कोई मतलब आपने फोन किया या कोई खबर पहुंचाई कि मैं यहाँ इस हालत में कोई भी मेरे साथ में नहीं था उस टाइम, फोन भी नहीं होते थे। जी जी हाँ, ये तो काफी वक्त पहले की बात है, तो कोई किसी तरह की हाँ, कोई खबर, आपका राब्ता कायम नहीं हुआ घर वालों से? उस टाइम तो हालत ऐसी थी, कपड़े सारे मारपीट में फट गए थे। जी जी। और वहाँ से तो जान बचाना ही मुश्किल था, जिस तरह ऊपर से छत से कूद कर भागी थी मैं। और यहाँ पे फिर इन्होंने कंप्लेन नहीं लिखा मेहरौली थाने में। अच्छा। फिर डीसीपी ऑफिस गई हौज खास में। अब हौज खास में जाने के बाद जो डीसीपी प्रभात सिंह होते थे जी, तो उन्होंने देखा, सारी हालत बताया उनको, तो फिर उन्होंने एसएचओ को वहीं बुला लिया। अच्छा। तो ये मेरे को ऑल इंडिया मेडिकल में लेकर गया। वहाँ पर थोड़ा ट्रीटमेंट वगैरह हुआ मेरा। फिर रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो एक अनाथ आश्रम में। अच्छा, एक छोड़ अनाथ दिया। आश्रम में आपने आश्रय लिया? जी। जी। तो आप अनाथ आश्रम आई, फिर ये मतलब कैसे जहन में आया, क्या चल रहा था उस वक्त आपके जहन में कि अब मुझे क्या करना है? क्योंकि जिंदगी भी कुछ बिखरी हुई सी थी, तो कैसे समेटूंगी अब मैं इसे, क्या आपने सोचा फिर? सोचा था वहाँ से कि कहीं ना कहीं चलो काम करूँगी, और कहीं जैसे कि घरों में काम होता है या कहीं फैक्ट्री में काम होता है, लेकिन मुसीबत के समय में काम भी नहीं मिलता, कमरा भी किराए पर नहीं मिलता। कहते थे कितने लोग हैं, जब किराए पर जाते थे लेने के लिए वहाँ से आश्रम से निकल कर कि एक कमरा दे दो, तो कहते थे कितने लोग हैं? मैंने कहा सिंगल। बोले सिंगल को हम कमरा नहीं देते। अच्छा। बहुत मुश्किल होता था कमरा लेना। कई काम पर जाते तो वो भी पूछते कहाँ के रहने वाले हो, क्या है। फिर मैंने कुछ बताया नहीं था कि मैं कहाँ के रहने वाली, कुछ नहीं बताया था जी। तो घरों में भी जो है ना, बस उस टाइम तो ये लगता था कि कहीं सर छिपाने के लिए जगह ही मिल जाए। बिल्कुल। पैसा तो बहुत दूर की बात थी, ये था कहीं जगह मिल जाए और अपना जो है मतलब बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए, बस गुजारा हो जाए। तो फिर क्या मतलब आगे फिर कैसे आपने ये सोचा कि अब मुझे क्या करना है? कैसे आपने ये दिल में, एक दिमाग में डिसाइड किया इस चीज़ को? फिर इसी तरह मतलब ज़िंदगी जो है ना उबड़ खाबड़ में चलती रही। और मैं एक जिस टाइम ससुराल वालों ने निकाला था, मैं 1.5 महीने की गर्भवती थी। अच्छा। अच्छा। जब ये बात आश्रम वालों को जानकारी हुई कि ये 1.5 महीने की गर्भवती है, जब उन्होंने मेडिकल वगैरह करा के रखते हैं ना, तो उन्होंने भी कहा कि हम गर्भवती महिलाओं को नहीं रखते हैं। उन्होंने भी मेरे को जो है ना वो अस्पताल लेकर गए, एक अभी भी कुछ याद है मुझे, लाजपत नगर के कोई नर्सिंग होम था, वहाँ लेकर गए थे। तो वहाँ पर लेकर गए तो जो उनके जो ऑपरेशन के लिए वहाँ लेकर गए, तो वहाँ पर जो अंदर ले गए, ड्रेस व्रेस पहना दिए, लेकिन जो उनके औजार थे उनको देखकर मैं डर गई थी। तो कभी ऐसा देखा नहीं था। तो मैडम ने कहा कि या तो वो करवा सफाई कराओ, नहीं तो आपको निकलो यहाँ से। अच्छा। अच्छा।
तो फिर उन्होंने मेरे को आश्रम से निकाल दिया था। फिर मैंने तो आप इसी हालत में जी मतलब हाँ। प्रेग्नेंट थी आप और इसी हाँ। हालत में उन्होंने आपको आश्रम से निकाल दिया। जी उन्होंने कहा हम रखते नहीं ऐसी महिलाओं को। फिर यहाँ से धीरे धीरे किसी घरों में गए तो काम के लिए तलाश किया। इधर एक सरोजनी नगर का इलाका था, इस इलाके में पहुँचे तो वहाँ काम तलाश किया। तो उनका आप कितने के पैसे लोगे? मैंने कहा मेरे में कोई पैसा नहीं, अब हमें बस सिर्फ खाना ही दे दीजिए। अच्छा। हाँ, और है ना बस हम आपका काम करेंगे, जो भी घर का काम होगा सब करेंगे। तो कई घरों में झाड़ू पोछा बर्तन करते थे। फिर धीरे धीरे फैक्ट्री में काम तलाश किया। तो आप जब ये सब काम कर रही थी उस वक्त भी आप गर्भवती थी? जी हाँ। झाड़ू पोछा बर्तन ये सब जो आप कर रही थी घरों में जी। जा जाके? फिर काम किया, एक्सपोर्ट की फैक्ट्री में काम किया और जो डिस्टम्बर होता है उसकी फैक्ट्री में भी काम किया। तो उस टाइम बहुत कम पैसा मिलता था, सिर्फ 700 रुपया मिलता था। घिटोड़ने की तरफ पड़ती है, यहाँ भी काम किया। बस ऐसे करते करते ना तो समय भी पूरा होता जा रहा था। जी। फिर हमने यहाँ अंधेरिया मोड़ है उसमें काम किया, एक्सपोर्ट की में काम किया। जी। तो वो कहते थे देख के कि हम मतलब अब मैंने कहा अभी तो झूठ बोलना पड़ता था कि अभी हमें मतलब बहुत समय है बच्चा होने में, अभी टाइम जी। लगेगा। लेकिन जब मैं फैक्ट्री में काम कर रही थी तो उस दौरान मुझे दर्द उठा बहुत तेज, अच्छा। और वो दर्द इतना तेज था कि मुझसे सहा नहीं जा रहा था। तो मैं फैक्ट्री से ही निकली और मैंने वहाँ से एक ऑटो को हायर किया। तो ऑटो वाले ने कहा कि 50 रुपये लगेंगे। तो मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, आप हमें अस्पताल लेकर चलो। तब मैं यहाँ सफदरजंग में पहुंची, सफदरजंग वालों ने भी लेने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था आपके साथ कोई है? तो मैंने कहा मेरे साथ कोई नहीं है। तो कहने लगा आपके ससुराल वाले होंगे, सास होगी, ससुर होंगे, पति होंगे, आपके कहाँ हैं? मतलब बगैर उसके हम एडमिट नहीं करेंगे जब तक आपके साथ में कोई होगा नहीं। तो इसी तरह वहाँ पे गेट पे रोते रोते फिर मुझे पता नहीं चला, मैं वहाँ पर ऐसी बेहोश हो गई और मुझे ये नहीं मालूम पड़ा कि मैं कहाँ हूँ। अच्छा। दर्द की वजह से। और ना मुझे ये जानकारी हुई कि मेरे को किसी ने भर्ती करा या क्या नहीं किया। जब वहाँ पर 1 हफ्ता हो गया अस्पताल में, तो मैं हुआ तो उस टाइम जो बड़ा ऑपरेशन होता, मेजर ऑपरेशन, जी। तो मेजर ऑपरेशन से लड़का हुआ था। अच्छा। तो डॉक्टर ने मुझसे पूछा आके जब मैं होश में आई कि आपको क्या हुआ? मैंने कहा अभी तो कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा आपकी जान बहुत मुश्किल से बची है, आपका खून का पानी बन चुका था। अच्छा। और आपका जो है ना लग रहा था मैं कि ये बचेगी नहीं। अच्छा। हाँ, तो आज 1 हफ्ता हो गया और आपके लड़का हुआ है। अच्छा। तो 1 हफ्ते के बाद होश आया तो मैंने देखा तो मेरे ग्लूकोज लगी हुई थी। मैंने ऊपर की तरफ देखा, जब मेरा होश आया तो फिर मैं काफ़ी समय तक अस्पताल में रही। तो जब आपको बेटा हुआ तो आपको कहीं ना कहीं ये लगा होगा कि चलो अब कोई है जो मेरा अपना कहने के लिए है इस दुनिया में? हाँ, लेकिन आर्थिक स्थिति तो इतनी खराब थी क्योंकि फैक्ट्री जो काम करती थी वो भी छूट चुका था। फिर उसके बाद उस बच्चे को जब वहाँ रही करीब काफ़ी समय तक रही, फिर उनको अस्पताल वाले कहने लगे इससे कोई मिलने भी नहीं आता, ये अकेले है यहाँ पर। तो फिर उस बच्चे को लेकर भी काम किया। अच्छा, वही जो आप घरों में कर रही हाँ थी? जी, घरों में। तो ये कितने दिनों तक चलता रहा जो आपने घरों में झाड़ू फिर वो पोछा बच्चा किया? एक्सपायर हो गया। अच्छा। एक्सपायर हो गया था बच्चा। क्या हो गया था, मतलब उसके साथ क्या? उसको जो है ना वो वाइट कलर का मुंह होता है वो आ गया था। अच्छा। तो वो एक्सपायर हो गया था लड़का। फिर इसका जो मैंने मुकदमा लिखाया था, मैं फिर थाने में आई। थाने में आने के बाद में जो है ना इसका जो कहा कि आप उनको अरेस्ट करो। फिर पुलिस वालों ने उनको अरेस्ट किया। आपके ससुराल वालों? हाँ जी।
अरेस्ट किया। फिर मैंने मेंटेनेंस CRPC 125 का केस डाला। अच्छा, तो उस तो ये टाइम सब आप अकेली ही कर रही थी, जी कोई हाँ। भी नहीं मतलब आपके साथ? कोई उस नहीं वक्त? था, सिर्फ अकेली थी। और उस टाइम जो ना पूछ पूछ कर कैसे होता क्या होता, उस टाइम हमें ये भी जानकारी नहीं होती थी। अगर हमें भूख लग रही है तो हम कोई ना गुरुद्वारे की जानकारी होती थी कि ऐसी भी जगह है, और या कहीं शॉर्ट स्टे होम, ऐसे इस तरह की कोई जानकारी नहीं होती थी, क्योंकि हम गांव देहात के रहने वाले थे। और जो दिल्ली में रहते हैं उनको तो सबको मालूम होता था। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो उस टाइम में लगता था कि एक टाइम खाना खाते थे ताकि ये यही खाना अगले दिन तक चले। तो फिर धीरे धीरे लड़ाई लड़ने के बाद में जो गाड़ी थी वो यहाँ पर मिलती नहीं थी किराए पे, बहुत मुश्किल होता था। 300 रुपीज़ पे करना पड़ता था ऑटो का, ऑटो चलाना सीख। आपके जहन में ये ख्याल कैसे आया कि मैं ऑटो चला के अपनी ज़िंदगी गुजारूं, अपना मतलब गुजारा करूं? और वैसे भी ये काफ़ी पुरानी बात है, 15-20 साल मेरे ख्याल से हो गए इस बात को। उस वक्त तो मतलब ये जहन में आना एक औरत के कि ये पेशा, इस पेशे में मुझे जाना है। काम करते थे तो बहुत मुश्किल हो रहा था, कुछ रास्ता समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने पालन पोषण के लिए क्या करूं। जी जी बट जी। इतना एजुकेशन भी नहीं जो मैं अच्छी जगह कहीं जॉब कर सकती हूँ। बिल्कुल। तो लाइफ जो था ना मेरा, बस एक उबड़ खाबड़ लाइफ था। ऊबड़ खाबड़। जी। जी। और रास्ता जिधर को भी सोची थी, जिधर से भी रास्ता निकले, बस ये हो कि मेरी गुजर बसर हो जाए किसी तरह। फिर मैंने गाड़ी चलाना सीखा। अच्छा, जी हाँ। ये भी आपने किसी से सीखा? जी हाँ। जी। वैसे तो काफ़ी पहले सीखा था, और गाड़ी चलाना तो एक PCR की गाड़ी पे ही सीखा था। अच्छा। पुलिस वाले खड़े होते थे तो सुबह हम रेस लगाते थे, क्यों दिल्ली में रहना तो मतलब होना। अच्छा। तो जब उनकी ड्यूटी चेंज होती थी तो वो गाड़ी खड़ी होती थी, हमने कहा हमें गाड़ी चलाना सिखा दो। अच्छा। तो उस टाइम जो था ना वो थोड़ा गाड़ी को बता देते थे कैसे हो, तो गाड़ी चलाना सीख लिया था। जी जी। लेकिन वो कहने लगे कि हम अपनी गाड़ी में टेस्ट नहीं दिलवा सकते, अच्छा। सरकारी गाड़ी है। साकेत पॉइंट पे एक गाड़ी खड़ी होती थी, उसी पे सीख लिया था। सुबह सुबह जैसे रेस लगाते तो उनसे रिक्वेस्ट कर लेते थे, क्योंकि पैसा भी नहीं था इतना जो हम कहीं ट्रेनिंग सेंटर में गाड़ी सीख सकते थे। तो फिर किसी तरह किसी की गाड़ी लिया, गाड़ी बगैर उसके तो लाइसेंस नहीं बनते थे ना। तो किसी की गाड़ी लिया, गाड़ी लेकर फिर टेस्ट दिया, तो तब उस टाइम जो है ना मतलब प्राइवेट लर्निंग लाइसेंस बना। फिर धीरे धीरे ऐसे बस गाड़ियों की तरफ रुचि बढ़ती गई। और फिर जैसे किसी से हेल्प लिया, गाड़ी देखो कैसे दूसरे गाड़ी कैसे लेते हैं, ऐसी तरह करते करते फिर वो ऑटो चलाना सीख लिया। ऑटो चलाने से फिर कॉमर्शियल लाइसेंस बन गया। अच्छा। अच्छा। तो उस वक्त तो 15-20 साल पहले की आप बात बता रहे हैं कि उस वक्त तो फिर लोगों को ये लगता होगा अरे ये तो एक औरत होके और ऑटो चला रही है, तो उन्हें बड़ी अजीब सी बात लगती होगी, तो कई लोग आपको कहते भी होंगे। शुरू में तो जल्दी से जो ना ये मतलब जो पहले बड़े बड़े बाल होते थे ये सब भेष बदलना पड़ा था। अच्छा अच्छा। लड़कों की तरह रहना पड़ा। और सूट सलवार जो गांव में पहनते थे जैसे सब कुछ मतलब अपने आप को बदल के एक तरह मर्दों की तरह रहना पड़ा। और मुझे खुद नहीं मालूम था कि जिस लाइन में मैं आ रही हूँ कि ये कैसी लाइन है, क्योंकि पहले लाइसेंस नहीं मिल रहा था। कहने लगे अरे दिल्ली में तो कोई आज तक लाइसेंस किसी को दिया नहीं, तो आपको क्यों दिया जाए। तो बहुत सारी एप्लीकेशनें दी, वहाँ भी जदोजहद होती थी, ऑफिस से भगा दिया जाता था। अच्छा। एप्लीकेशनें देकर आती थी रिक्वेस्ट की। अच्छा। तो जैसे मैं एप्लीकेशन दिया सर मैं कॉमर्शियल लाइसेंस के लिए, अच्छा। तो मेरे एप्लीकेशन को फाड़ के वो जो रद्दी की टोकरी होती थी उसमें डाल देते थे। अच्छा। कहते दिल्ली इस में वजह से कि आप एक औरत है। हाँ जी, क्योंकि दिल्ली में आज तक किसी ने गाड़ी चलाई नहीं है। जी जी जी। और ना ही दिल्ली में कोई अलाउ गाड़ी चलाना। बिल्कुल। तो ये आपके घर वालों को इस चीज का पता चला कि आपने जो है ऑटो चलाना शुरू किया है, अपनी जिंदगी गुजार रही हैं अकेली? मेरे स्ट्रगल करने ही जानकारी थे। लेकिन मुसीबत झेल के आपने एक मकाम भी हासिल किया है, और आप बहुत सी मतलब खवातीन के लिए एक मिसाल भी बनी है। कपड़े भी नहीं होते थे सर्दियों में, रात भर बैठे रहते थे, सर्दी लगती थी जी, और सर्दी की वजह से सो नहीं पाते थे। इतना पैसा नहीं था जो खुद से हायर कर सके। उसके बाद हम गए एक जगह, क्योंकि इतना सर्दी हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने बताया जहाँ पे हम मतलब चौका बर्तन वो करते थे, तो मैंने कहा आंटी हमें सर्दी लगती है, कोई आपके पास हुआ है तो हमें दे दो।
तो उन्होंने कहा कि एक बुजुर्ग की मौत हुई है और उसकी रिचाई है। अच्छा। तो उन्होंने जो आदमी मर गया था ना, तो उसकी रिचाई मेरे को दी थी। तो मतलब पहले की जो सुनीता थी और आज की सुनीता, उसमें क्या फ़र्क है कि वो आज ज़्यादा मजबूत है, खुद मुख्तार है और लोगों के लिए एक मिसाल है? पहले से ज़्यादा मजबूत समझती हूँ, क्योंकि पहले जो था ना, बस यही होता था कि सुनीता एक गांव के रहने वाली लड़की है और जो 4 दीवारी है, बस उसी के अंदर जो है ना, वही 4 दीवारी में रहे, वही पर्दा प्रथा जो समाज की चली आ रही है। तो आज हम इस चीज़ से बहुत बाहर हैं और अपने आप को बहुत खुश जिंदगी महसूस करते हैं। अच्छा, आपको सदर जमहूरिया से भी मतलब अवार्ड मिला है, एक ये बहुत बड़ा एजाज़ है आपके लिए, तो कैसा मतलब आपको महसूस होता है आज? वो मेरे लिए एक अवार्ड ही नहीं है, मेरे लिए जो है ना एक शक्ति है, शक्ति प्रदान करी है, क्योंकि इससे जो ना एक हिम्मत मिलती है। कुछ तो हमारी हिम्मत, कुछ जो मतलब समाज ने बुला के सम्मानित किया। पहले तो समाज ने ठुकरा दिया था, लेकिन समाज के थपेड़े कर खाने के बाद में फिर समाज अपनाता है। अच्छा, अब जैसे नई नस्ल है, नई नस्ल की मतलब लड़कियां हैं, ख़वातीन हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? आपकी ही तरह बहुत सी मेरे ख्याल से आज भी ऐसी ख़वातीन होंगी जो परेशानियों का सामना कर रही होंगी, कहीं ना कहीं इसी दर्द से गुजर रही होंगी जिससे आप गुजरी हैं, तो उनके लिए आपका क्या संदेश है? सब महिलाओं के लिए, बहनों के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ, स्त्री का भी अपने आप को कमज़ोर ना समझे। सही। स्त्री बहुत मजबूत होती है। बहुत सारी बहनें ऐसी होती हैं, जैसे शादी हो गई तो ससुराल वाले परेशान करते हैं, तो या तो वो आत्महत्या कर लेती है या फिर किसी गलत रास्ते पर चले जाते हैं। बिल्कुल। क्योंकि ऐसी स्थिति में परिवार भी साथ नहीं देता। जब परेशानी आती है तो कोई साथ नहीं देता। सुख के तो सब साथी होते हैं, दुख के बहुत कम साथी होते हैं। तो कोई भी लेडीज ना समझे कि मैं कमज़ोर हूँ, और वो अपने आप को एक शक्ति है। आज इतनी ज़्यादा अपनी पूरी ज़िंदगी की कहानी हमारे सामने रख दी है, जिसे सुन के हम कहीं ना कहीं रुहासी भी हुए, लेकिन एक खुशी भी ये महसूस हुई कि आज भी हमारे मतलब समाज में, माशरे में आप जैसी ख़वातीन मौजूद हैं जिन्होंने बद से बदतर हालात का सामना किया, लेकिन कभी ख़ुद को बिखरने नहीं दिया, टूटने नहीं दिया और फिर से अपनी ज़िंदगी को जिया है, आगे बढ़ी हैं, लोगों के लिए एक मिसाल कायम की है। और इसी बात पे, आपकी इसी कहानी पर हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं नजम साहब, हमारे इस प्रोग्राम के ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी की, उनका एक शेर मैं आपके सामने कहना चाहूँगी, अपने नाज़रीन के सामने भी। मतलब इरशाद है ये शेर कि दरिया की रवानी को रोक पाना मुमकिन नहीं, हाथों की लकीरों को बदलना मुमकिन नहीं, गर मेहनत ना बदलती हमारी दुनिया, ख्वाहिश ना रहे गर कुछ पाने की, राहों को बदलना मुमकिन नहीं। ये तो बिल्कुल सही बात है कि नाज़रीन की जब तक हम खुद से, अपने अंदर से खुद को मजबूत नहीं करेंगे और ये आवाज़ हमारे अंदर से नहीं आएगी कि हम हर मुश्किल का डट कर मुकाबला कर सकते हैं, हर तूफ़ान को पार कर सकते हैं, तब तक हम कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। वैसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारे स्टूडियो में आई और हमारे साथ इतनी सारी बातें साझा की और हमारे सामाईन से आप रूबरू हुई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनीता जी। थैंक यू। तो नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते अपने इस प्रोग्राम ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी में हम एक बार फिर से आपसे रूबरू होंगे एक ऐसी कामयाब खातून के साथ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में खूब जद्दोजहद की है, बहुत सारी परेशानियों का सामना किया है, लेकिन कामयाबी की एक नई इबारत लिखी है और मुआशरे के लिए एक मिसाल बनी है। तब तक के लिए अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।